नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित प्रेप हब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आपको उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की करवा रहे हैं, जीडीसी की करवा रहे हैं, केवीएस की करवा रहे हैं, एनवीएस की करवा रहे हैं, यूजीसी नेट की करा रहे हैं और अदर स्टेट सेट एग्जाम और उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए हम एक पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सभी तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि उत्तराखंड यूके पीएससी ने आपके लेक्चरर के लिए पोस्ट निकाल दी है। ठीक है, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गया था 30 दिसंबर को, यानी कि कल कल आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है और आज 31 दिसंबर 2025 से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसका जो शुल्क है, ठीक है, अगर इसका शुल्क की बात करें तो 20 जनवरी तक इसके शुल्क जमा हो सकते हैं। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो उस पर डिटेल नोटिफिकेशन बना दी जाएगी, डिटेल वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों, ये सुनहरा अवसर है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे 72 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, 72 पोस्ट आपके लिए किसके लिए आई हैं? इकोनॉमिक्स के लिए आई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा मौका बिल्कुल मत गवाइएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और यहाँ पे आपको पीवाई की वीडियो पूरी मिल जाएंगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो गारंटीड आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पे। ठीक है, गारंटीड है इसकी इसकी गारंटी है कि आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ से। आप क्या करना है, बस इसकी जो भी पीवाई की सीरीज है उसको फॉलो करना है और अपने जितने भी डाउट्स होते हैं उनको कमेंट पे लिख दीजिएगा, उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे पास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ किंग डिमांड कर्व। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ किंग डिमांड कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड, यानी कि जो आपका किंग डिमांड कर्व है उसका प्रतिपादन, ठीक है, उसका प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि किंग डिमांड कर्व आपका दिया है पॉल स्विजी ने। ठीक है दोस्तों, ये किसने दिया है? आपका पॉल स्विजी ने दिया है। ये क्या कहता है? यह सिद्धांत आपका प्राइस रिजिडिटी की बात करता है दोस्तों। ठीक है, यह सिद्धांत आपका प्राइस रिजिडिटी की बात करता है, रिजिडिटी की बात करता है। ठीक है, यानी कि कीमत दृढ़ता की बात करता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपके कीमत दृढ़ता की बात करता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944, यानी कि 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ है? इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपके पास वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपके पास वर्ल्ड बैंक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? वर्ल्ड बैंक। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है, ब्रेटन वुड सम्मेलन से ब्रेटन वुड ब्रेटन वुड एक सेकेंड, BWC, ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, उससे दो संस्थाओं का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। पहली थी IMF, दूसरी थी IBRD। ठीक है, जो आगे जाके क्या बनी है? वर्ल्ड बैंक बनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? वर्ल्ड बैंक होगा। ठीक है, इसे आप सभी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं संबंधित हैं
किससे संबंध रखती है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है आपके पास, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, क्या इससे होता है? क्या ये बोरो करती हैं? ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुसूचित बैंक द्वारा उधार लिया जाता है, उधार लिया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, तो एकदम गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी, लैंडिंग बाय शेड्यूल बैंक। ठीक है, लैंडिंग बाय शेड्यूल्ड बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को उधार देना, ये क्या ये होता है? तो ये भी नहीं होता है, ये भी गलत आंसर है आपके पास। ऑप्शन सी पढ़ेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है आपको, परचेस एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, कि इसमें परचेस एंड सेल होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? आरबीआई के द्वारा। यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? आरबीआई, आरबीआई क्या करती है? आरबीआई आपका जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको क्या करती है? बाय या सेल करती हैं, बाय या और सेल करती हैं। ठीक है दोस्तों। और ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है आपका? क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, अगर हम क्वांटिटेटिव टूल की बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, अगर हम क्वांटिटेटिव टूल की बात करें, उस पर हमारे पास आ जाता है सीआरआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है, और आपके पास रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, आरआरआर। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी के आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, यानी कि क्या गुणात्मक है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इन सभी को, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों आपके पास क्वेश्चन कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि सी ए आर ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी कि सी आर ए आर इज, क्या होता है ये बताना है आपको। सी आर ए आर क्या होता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल टू रिस्क एसेट, रिस्क एसेट रेशियो, ये बताना है आपको ये क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके पास कैपिटल फंड, यानी कि ऑप्शन ए, कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल फंड यहाँ पे क्या क्या होते हैं, जितने भी आपके कैपिटल फंड होंगे, ठीक है, जितने भी कैपिटल फंड होंगे कहाँ पे, चाहे वो टीयर 1 सिटी हो, टीयर 1 पे हो या टीयर 2 पे हो। ठीक है, वो क्या होता है आपका, चाहे टीयर 1 पे हो चाहे या टीयर 2 पे हो गए, वो सारे के सारे जो कैपिटल होंगे वो सभी की सभी इस पे आएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द मेजरमेंट टू द डिवाइड सीरीज इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। अगर कोई भी एक सीरीज है, मान लीजिए जैसे ये सीरीज बनाई मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई सीरीज है मान लीजिए, तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रही है। ऐसी कौन सी सीरीज है जो आपको इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या करती है आपको, यानी कि मीडियन, कोई भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, कोई भी दो इक्वल पार्ट पे आपको डिवाइड करती है। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं हम, आप सभी को पता होगा, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है आपका n/2। अगर आपकी क्या है, सम सीरीज है। ठीक है, ये क्या है, सम इवन सीरीज है। ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास विषम सीरीज है, ठीक है, यानी कि इस पे क्या होगा, n/2 प्लस n/2 + 1। ठीक है, इन दोनों इन दोनों का क्या होता है, अर्थमेटिक में निकाला जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या निकाला जाता है, अर्थमेटिक में निकाला जाता है। एन का मतलब क्या होता है आपके पास, जितनी भी संख्याएं होंगी आपके पास, देखिए मान लीजिए आपके पास क्या थी संख्याएं, 1
3, 5, 7, 8, 9, 11, ऐसे मान लीजिए कोई सीरीज है आपके पास। तो ये क्या होंगे आपके पास, जो n है, n का मतलब होता है आपके पास जितने पद हैं आपके पास, जितनी संख्याएं आपके पास, जैसे कि संख्याएं कितनी है इस पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितनी है, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 7 होगा। ठीक है दोस्तों, n इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूले को क्या रखना है आपको, याद रखना है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ये देखना है आपको कि भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, सर्वोच्च बतानी है आपको। ठीक है, अपेक्स बॉडी बतानी है आपको। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, अपेक्स बॉडी का मतलब होता है जो उस क्षेत्र पे, जो उस सेक्टर पे आपकी सबसे टॉप पे जो भी संस्था होगी, सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूशन 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 होगा, उसी को बोलते हैं हम अपेक्स बॉडी। ठीक है दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम अपेक्स बॉडी। तो आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे बड़ी जो आपकी सर्वोच्च संस्था है, यानी कि अपेक्स बॉडी है, उसका नाम है आपका नबार्ड। ठीक है, उसका नाम है आपके पास नबार्ड। तो नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए कि 12 जुलाई 1982, ये क्या हुई थी, नबार्ड की स्थापना हुई थी इस टाइम पे। ठीक है। और अगर हम इसके सिफारिश की बात करें कि इसकी सिफारिश किसने दी थी, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि इसकी सिफारिश दी थी आपकी शिवरमन समिति ने, शिवरमन कमेटी ने इसकी सिफारिश दी थी। ठीक है, शिवरमन कमेटी। ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के पास, आप सभी के सामने नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है द बेसल, ठीक है, बेसल अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी कि बेसल समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है बेसल समझौता। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि बेसल समझौता समझौता किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, बेसल क्या है एक, ठीक है, बेसल क्या है एक, बेसल का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पहले ये जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसल के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों आर्थिक स्थिरता। ठीक है, आर्थिक स्थिरता इसका ऑब्जेक्टिव है। आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका बैंकिंग रेगुलेशन को, बैंकिंग रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, ठीक है, यानी कि जितने भी बैंकिंग विनियमन होते हैं उनका एक मानक होना चाहिए। ठीक है, उनका एक मानक होना चाहिए। और इसकी बैठक कहाँ होती है, बेसल में होती है, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका नाम बेसल क्यों पड़ा है, ये समझेंगे कि इसका जो स्थान है, स्विट्जरलैंड में एक स्थान है बेसल, उसके नाम पे यह नाम पड़ा है इसका, बेसल नॉर्म्स। आपने सुना होगा बेसल की 3 नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स वन, नॉर्म्स सेकंड, नॉर्म्स थर्ड। ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की एक जगह है बेसल, बेसल के नाम पे ही इस नाम को रखा गया है बेसल। ठीक है, बेसल के कितने नॉर्म्स होते हैं, 3 नॉर्म्स होते हैं। बेसल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं उसकी आर्थिक स्थिरता होती है और बैंकिंग रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, करों के उद्देश्य क्या होता है, मतलब हम कर देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम कर देते हैं, तो कर के उद्देश्य क्या है। ठीक है, कर के उद्देश्य क्या होते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे
टैक्सेशन इज नेसेसरी पेमेंट, क्या टैक्सेशन नेसेसरी पेमेंट है, कर एक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है। ऑप्शन बी, रेगुलेटरी ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का नियमन करने के लिए। ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन यानी कि उत्पादन में, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, प्रोडक्शन है ही। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में वृद्धि के लिए। ऑप्शन डी है आपके पास बैलेंस इन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके पास, आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि रेगुलेटरी ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था का नियमन क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, टैक्सेशन के उद्देश्य है। और टैक्सेशन के कितने कितने उद्देश्य होते हैं, और पहला मान लीजिए ये है, पहला क्या है, अर्थव्यवस्था का नियमन करना है। सेकंड मान लीजिए, सेकंड है आपके पास इनकम, इनकम जनरेट करना, गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करना, तभी तो क्या करेगी, अर्थव्यवस्था को चलाएगी। ठीक है, इनकम को जनरेट करना। थर्ड है आपके पास आय और संपत्ति की असमानता को कम करना। ठीक है, जितनी भी असमानताएं हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज हैं, इक्वल इनइक्वालिटीज को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, जितने भी रिच पीपल हैं उन पे टैक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, उन पे टैक्स ज्यादा होता है, और पुअर पीपल पे कम होता है, कम होता है। वो क्या देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, जैसे गुड्स खरीद के, जैसे जीएसटी हो गई आपकी। ठीक है, इससे क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन रिच पीपल के क्या होते हैं, उनको डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उनसे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, यानी कि क्या करेंगे वो अपनी इनकम का जितना भी प्रपोर्शन, जितनी भी इनकम कमाएंगे अपनी, उससे क्या देना पड़ेगा उन्हें, उनसे उसे टैक्स देना पड़ेगा, कुछ रेशियो डिसाइड होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास। सॉरी मेरा गला खराब है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच कमोडिटी प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन इन फोर्स यानी कि वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु में लागू होता है। ठीक है, वर्जन का सिद्धांत किस वस्तु पर लागू होता है, यानी कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे ज्यादा मान लीजिए किस पे लागू होता है, यानी कि हम उसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, किसी भी इंसान को हम क्या कर सकते हैं, उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों प्राइवेट गुड, यानी कि जो भी आप निजी वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, जो भी आप क्या करते हैं, निजी वस्तुएं खरीद सकते हैं, खरीदते हैं, निजी वस्तु खरीदते हैं, यानी कि प्राइवेट गुड खरीदते हैं, उसमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, बहुत अधिक, आ, जो उसकी पावर होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि आप हर किसी को उससे बाहर कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को बाहर किया जा सकता है उससे, उसके उपभोग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज इंडिकेट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है आपके पास, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप बताइए। तो मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है दोस्तों, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है, जेड को बोलते हैं मोड। ठीक है, 3 एम को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, एम को बोलते हैं मीडियन, और एक्स बार को बोलते हैं हम मीन। ठीक है, एक्स बार को हम बोलते हैं मीन। ठीक है, अगर ये कहीं पे भी आपको फॉर्मूला दिखे तो समझ जाइएगा ये क्या है, इसका रिलेशन है। इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ये दोस्तों, ये याद रखेंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना है, ये रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो विच टाइप ऑफ कॉस्ट डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, यानी कि रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार की लागत अंतर आवश्यक है, लागत अंतर आवश्यक है।
ठीक है, कौन सी लागत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे इसका, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, ऑप्शन बी कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, ऑप्शन सी इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके पास, अगर आपने रिकार्डो की थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, रिकार्डो की थ्योरी पढ़ी है आपने इंटरनेशनल ट्रेड की। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इसका आंसर आपको क्लिक कर गया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, यानी कि तुलनात्मक लागत अंतर। रिकार्डो क्या बोलता है कि जब दो देशों के बीच जो लागत अंतर है, यानी कि तुलनात्मक लागत अंतर है, उसी के कारण क्या होता है, आपका ट्रेड होता है। उसी के कारण क्या होता है, ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यूज्ड एज ए कंपेंसेटरी एक्सपेंडिचर इन सॉरी एक्सपेंडिचर इन, यानी कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पे यूज करेंगे हैं, इनमें से ये जो भी सिचुएशन दी है आपको। ठीक है, ये जो चार सिचुएशन आपको दी है, दो सिचुएशन दी है सॉरी, एक दो तीन, तीन सिचुएशन आपको दी गई है। तो इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे यूज करेंगे, ताकि क्षतिपूर्ति जो भी होगी, जो क्षतिपूर्ति हो रही है, कंपेंसेटरी हो रही है, वो हमारा सही हो सके, जो सिचुएशन हमारी चल रही है वो क्या हो सके, ठीक हो सके। तो आप सभी को पता होगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब आपकी क्या होगी, मंदी की स्थिति होगी। ठीक है, कब होगी मंदी की स्थिति, यानी कि डिप्रेशन की स्टेट होगी आपकी, डिप्रेशन। जब इकोनॉमी में डिप्रेशन होगा तभी तो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोस्पेरिटी में हम नहीं कर सकते हैं, प्रोस्पेरिटी में पहले से पब्लिक एक्सपेंडिचर चल रहा है। ठीक है, मंदी काल में क्या हो रहा है, मंदी काल में क्या होगी, डिमांड हमारी कम हो चुकी है। ठीक है, डिमांड हमारी कम हो चुकी है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, उनको पैसा देने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है दोस्तों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट या तो रोड बनाएगी या ब्रिजेस बनाएगी। ठीक है, इन पे क्या करेगी, अपने पैसे को एक्सपेंड एक्सपेंड कर वो करेगी, व्यय करेगी, अपना एक्सपेंडिचर करेगी उस पे। ठीक है, जब रोड एंड ब्रिजेस ब्रिजेस बनेंगे, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बनेगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, तो क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग वहां पे आसपास है उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब उनके हाथ में पैसा आ जाएगा तभी तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इकॉनमी डिप्रेशन से निकल जाएगी। ठीक है, डिप्रेशन से जो क्या हो गई थी आपकी, जो क्या हो गई थी, डिमांड खत्म हो चुकी थी डिमांड, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, लोगों को, इन लोगों के हाथ में इनकम आई, इनकम आई तो उनकी डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो इकोनॉमी डिप्रेशन से निकल जाएगी। ठीक है, इस सर्कल को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके पास, आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि पीरियड ऑफ डिप्रेशन। जब पीरियड ऑफ डिप्रेशन में हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन से निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टैक्स शिफ्टिंग में बी, यानी कि कर विवर्तन हो सकता है। ठीक है, कर विवर्तन हो सकता है। कर विवर्तन क्या होता है, कर विवर्तन वह प्रक्रिया है, यानी कि टैक्स शिफ्टिंग वह प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह प्रक्रिया होती है जब हम क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स को आगे की तरफ या पीछे की तरफ को क्या कर सके, हम हस्तांतरित कर सके, यानी कि ट्रांसफर कर सके। जब हम अपने किसको कर सके, टैक्स को। ठीक है, जब एक व्यक्ति से, एक इंडिविजुअल से दूसरे व्यक्ति पर क्या कर सके, हम अपने कर को स्थानांतरित कर सके। ठीक है, अपने कर को क्या कर रहे हैं, हम स्थानांतरित कर दे रहे हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका टैक्स शिफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी टैक्स शिफ्टिंग कहलाती है। और टैक्स शिफ्टिंग जो होती है दोस्तों, वो दोनों तरफ होती है। ठीक है, वो दोनों तरफ होती है,
वो फॉरवर्ड भी होती है, ठीक है, यानी कि आगे की तरफ, यह है आगे की ओर, आगे की ओर, ठीक है, और बैकवर्ड भी होती है यानी कि पीछे की ओर, बैकवर्ड भी होती है यानी कि पीछे की ओर, पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होता है, जो सेलर होता है दोस्तों, वो सेलर होता है, सेलर कंज्यूमर पे डालता है, ठीक है, सेलर कंज्यूमर पे डालता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। जब क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा बनता है ना गुड, आपका प्रोड्यूसर से प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद सेलर के पास जाएगा, सेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा गुड, जो भी वस्तु बनेगी। जब हम क्या करें, सेलर से हमारा कंज्यूमर के पास जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग, उसको दोस्तों बोलेंगे हम फॉरवर्ड शिफ्टिंग, यानी कि आगे की ओर, ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। लेकिन अगर वही कंज्यूमर आपका प्रोड्यूसर पे डाल दे, कंज्यूमर या सेलर पे डाल दे, ठीक है, या सेलर प्रोड्यूसर पे डाल दे, तो ये क्या हो जाता है आपका बैकवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग। आया समझ में? तो यानी कि क्या होता है, जो कर विवर्तन होता है वो दोनों हो सकता है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी होता है और बैकवर्ड शिफ्टिंग भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी, बोथ साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द लॉ ऑफ डिमांड सेज, तो ये क्वेश्चन तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक्स वाले हैं उनका ये आंसर ये गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपका, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर जो आपकी डिमांड होगी दोस्तों, या क्वांटिटी डिमांड बोल लीजिए, ठीक है, या क्वांटिटी डिमांड बोल लीजिए, वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है, यही तो बोलता है, या प्राइस के घटने पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, यही बोलता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि कहाँ पे है ये रिलेशन कहाँ पे बैठ रहा है, इनवर्स रिलेशन देखेंगे कि इनवर्स रिलेशन कहाँ पे बैठ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस में, सॉरी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन कहाँ पे बैठ रहा है, ऑप्शन में देखेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है आपको डिमांड इंक्रीज, देखो डिमांड इंक्रीज हुई है विथ इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि क्या है, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो ये आंसर क्या है, गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है आपको डिमांड डिक्रीज, यानी कि डिमांड कम हुई है विथ इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि इनवर्स दिखा रहा है, तो ये आंसर तो ठीक है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं देखेंगे। सी ऑप्शन है आपके पास, प्राइस इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड के कारण, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी डिमांड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सप्लाई, अब देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई आ गया यहाँ पे, सप्लाई का तो बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, सप्लाई की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पे, किसकी बात होगी, प्राइस एंड डिमांड की बात होनी चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस और डिमांड में यानी कि कीमत और मांग में क्या होता है आपका विपरीत संबंध होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है, जहां पे इनवर्स रिलेशन है वो आपका आंसर ठीक होगा। तो इनवर्स रिलेशन कहाँ पे था आपका, ऑप्शन बी में था ना, इनवर्स रिलेशन, डिमांड डिक्रीज हो रही थी तो इंक्रीज इन प्राइस के कारण, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन shows लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि कौन सी शर्त उत्पादन साधन, जो भी उत्पादन के साधन हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स जितने भी हैं, उनमें न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है, न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करेगी, ठीक है, न्यूनतम लागत कहाँ से होगी, तो न्यूनतम लागत दिखेगी आपको, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आइसो क्वांट्स, ठीक है दोस्तों, आइसो क्वांट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है, आइसो क्वांट्स पढ़े होंगे आपने, आइसो क्वांट्स का जो स्लोप होता है दोस्तों, वही आपको क्या बताता है,
MRTSLK, ठीक है, यानी कि लेबर एंड कैपिटल। लेबर और कैपिटल का हम मिनिमम यूज कैसे करें, उसका मिनिमम यूज कैसे करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त हो, न्यूनतम लागत हम कैसे लगाएं, यानी कि जो भी हमारे उत्पत्ति के साधन हैं, ठीक है, लेबर एंड कैपिटल, इन लेबर और कैपिटल को हम किस तरीके से उनकी न्यूनतम लागत लगे, हमारी इनकी कॉस्ट क्या हो, न्यूनतम हो, कॉस्ट क्या हो, न्यूनतम, यानी कि मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम हो, ताकि जो आपका प्रोडक्शन हो, जो आपका आउटपुट हो, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट हो, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो, ठीक है। कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो एमआरटीएस आप सभी को पता होगा, एमआरटीएस एलके क्या होता है, एमआरटीएस एलके, ठीक है, ये क्या होता है, एमपीएल अपॉन एमपीके, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा आप सभी ने, पढ़ा होगा ये सभी सभी ने। और एमपीके क्या होता है, डीक्यू अपॉन डीएल अपॉन डीक्यू अपॉन डीके, ठीक है, यानी कि एमपीएल क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका, जब आप टोटल प्रोडक्ट को, जो भी आपका टोटल प्रोडक्ट है, मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट है ए, एल की पावर अल्फा, के की पावर बीटा, ठीक है, ये आपका क्या टोटल आउटपुट है, टोटल आउटपुट से हम मार्जिनल आउटपुट निकालते हैं, मार्जिनल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, उसका क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे उसे, उसे करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है, वो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने क्या निकाला, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या निकाला, डी क्यू अपन डी एल बट्टे एमपीके का निकालेंगे तो डी क्यू अपन डी के, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो जाएगा और डी के आपका पहुंच जाता है सबसे ऊपर, ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी के अपॉन डी एल, ठीक है, ये निकल जाएगा आपका एम पी एल अपॉन एम पी के, ठीक है, एम पी एल अपॉन एम पी के, एम पी के एल, एम पी एल अपॉन एम पी के। और ये क्या होता है आपका, प्राइस ही तो है ये, ठीक है, ये आपका प्राइस भी है, ठीक है, तो एम आर टी एस क्या होता है, प्राइस भी होती है आपकी, जो भी आपकी लेबर की प्राइस है और आपकी कैपिटल की प्राइस है उसके भी तो बराबर होगा ये, ठीक है, जो आपकी लेबर की प्राइस है और कैपिटल की प्राइस है उसके भी बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी आंसर हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी कि पी एल अपॉन पी के बराबर एम आर टी एस एल के, ये भी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी, पी एल अपॉन पी के बराबर एम पी एल अपॉन एम पी के, यह भी होता है। और जैसा अभी आपने निकाला कि एम पी एल अपॉन एम पी के बराबर डी के अपॉन डी एल, ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यानी कि इसमें सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं आपके, सभी के सभी एकदम सही है, ठीक है दोस्तों। ये क्या दिखा रहे हैं आपको, न्यूनतम लागत दिखा रहे हैं इसकी, क्या दिखा रहे हैं आपकी, न्यूनतम लागत को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन विच फॉर्म्स ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी इज यूजफुल, यूजफुल बताना है आपको कि डाल्टन के अनुसार करदान क्षमता का कौन सा रूप उपयोगी होता है। ठीक है, कौन सा उपयोगी होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपके पास रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपके पास सापेक्ष करदान क्षमता, ठीक है, सापेक्ष करदान क्षमता, यानी कि जो डाल्टन कहते थे कि सापेक्ष करदान क्षमता ही हमारी क्या होती है, उपयोगी होती है, ठीक है, सापेक्ष करदान क्षमता ही क्या होती है हमारी, उपयोगी होती है, क्योंकि सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है, ठीक है, ये क्या है, रियलिटी है, रियलिटी है ये एक, ठीक है, लेकिन वो डाल्टन क्या बोलते थे, जो आपकी निरपेक्ष करदान क्षमता है ये क्या है, एक इल्यूजन है, ठीक है, एक भ्रम है, ये क्या एक भ्रम है, ये किसका कहना था, हमारे डाल्टन का, ठीक है, प्रोफेसर डाल्टन का क्या कहना था कि जो आपकी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी यानी कि निरपेक्ष करदान क्षमता जो होती है वो हमेशा क्या होती है, भ्रम पैदा करती है, ठीक है, वो क्या करती है, भ्रम पैदा करती है। जब आप दो लोगों की क्या करेंगे, दो व्यक्तियों की उसकी सापेक्षता नहीं देखेंगे, यानी कि उसकी रिलेटिविटी नहीं देखेंगे, तब तक आपकी करदान क्षमता उपयोगी नहीं हो पाएगी, यानी कि यूजफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो उसकी यूजफुल कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है।
वो उसकी यूजफुल कैपेसिटी नहीं होगी, यानी कि उसको क्या देखना है, सापेक्षता भी देखनी है। ठीक है, सापेक्षता भी देखनी है, यानी कि रिलेटिविटी भी देखनी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल क्या होता है, ये देखेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब दोस्तों, जब एक व्यक्ति, मान लीजिए ये है दोस्तों अमित, ठीक है, इसका नाम है अमित, ये एक जॉब कर रहा है अभी, अभी क्या कर रहा है, एक जॉब कर रहा है कहीं भी, मान लीजिए ये कर रहा है टीसीएस में, टीसीएस में जॉब कर रहा है। तो यहाँ पे इसको लगा कि इसको जो सैलरी मिल रही है या पैकेज इसे मिल रहा है वो क्या है, इसका कम है अभी। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी इस जॉब को छोड़कर एक दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। ठीक है, अमित ने क्या करा, दूसरी जॉब को ढूंढना शुरू कर दिया। अभी मिली नहीं है उसे जॉब, मिल जाएगी उसे जॉब, लेकिन मिल जाएगी उसे जॉब, लेकिन जो इसका पीरियड है, इस पीरियड को, जब ये एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच कर रहा है, ठीक है, जब ये एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करेगा, ठीक है, इस जो ये टाइम पीरियड है जब इस पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये जो इसमें बेरोजगारी रहेगी इसकी, ठीक है, जो इसमें पैसा नहीं कमाएगा, जितने दिन भी कमाए हो, चाहे जितने दिन भी बेरोजगार रह रहा है, चाहे वो एक दिन रहे चाहे वो 10 दिन रहे, ठीक है, ये जो बेरोजगारी कहलाती है दोस्तों, एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच करने की, उसी को कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, उसी को कहते हैं हम घर्षणात्मक बेरोजगारी, उसी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब क्या कर रहा है वो, जॉब को सर्च कर रहा है, एक जॉब से दूसरी जॉब को सर्च करने के लिए, यानी कि एंटर करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है उसी को बोलेंगे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अब इसका देखेंगे सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपका, वेयर देयर इज डिक्रीज इन रियल जीडीपी का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन बी, बिकॉज इट टेक टाइम टू फाइंड ए जॉब, फाइंड ए जॉब का मतलब है, यानी कि सही है, यानी कि फाइंड ए जॉब, दूसरी जॉब को फाइंड कर रहा है ये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आप सभी ने पढ़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व आप सभी ने पढ़ा होगा। ये क्या होती है, एक्स वस्तु, ये होती वाई वस्तु। इन दोनों वस्तुओं से मिलने वाला, इन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जितनी भी उपयोगिता होगी, जितना भी सेटिस्फेक्शन होगा, वो इक्वल होगा। इंडिफरेंस कर्व पे वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको देगा। ठीक है, आप देखेंगे इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषता क्या है इसकी, पहली, फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉलिंग लेफ्ट टू राइट फॉल कर रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, आपको नहीं है बताना है, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, आपको नॉट ट्रू बताना है। ओके, ऑप्शन बी, शुड नॉट टच द एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस को, कोई भी एक्सिस को टच कर रही है, नहीं कर रही है ना, कोई भी एक्सिस को टच नहीं करती है इंडिफरेंस कर्व, तो ये भी ठीक है आपका। ऑप्शन सी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी कि क्या करेगी, कभी भी दो आईसी कर्व, आईसी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं। ठीक है, ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही आंसर है इसका, ये भी सही बोल रहा है। ऑप्शन डी है वर्टिकल लाइन, क्या आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, वर्टिकल लाइन ऐसे दिखेगी, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है। ठीक है, क्या आईसी कर्व ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं, आईसी कर्व वर्टिकल लाइन नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन नहीं होता है, ना ही वर्टिकल होता है, ना ही हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ना ही हॉरिजॉन्टल होता है, वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउनवर्ड, यानी कि लेफ्ट टू राइट फॉलिंग करेगा, यानी कि गिरता हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि ये नॉट ट्रू पूछ रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नॉट ट्रू पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इन डुअल गैप मॉडल, ठीक है, इन डुअल गैप मॉडल द टू गैप रेफर्स टू, ठीक है, दो गैप किसको दिखाता है, दो अंतराल क्या दिखाता है। ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप को और इन्वेस्टमेंट गैप को। ऑप्शन बी, सेविंग गैप
एंड डिफ्लेशनरी गैप को दिखाता है। ऑप्शन सी सेविंग कांस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कांस्टेंट को दिखाता है। ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट गैप और सेविंग गैप को दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास दोस्तों, आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि जो डुअल गैप है आपका, डुअल गैप मॉडल में जो दो गैप होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, सेविंग कांस्टेंट होती है, सेविंग कांस्टेंट्स, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं आपके, दो गैप होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द डिफरेंस, द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन ए इंडिफरेंस कर्व सोज, यानी कि जो उस पे तटस्थ वक्र है, तटस्थ वक्र के विभिन्न संयोग दर्शाते हैं। विभिन्न संयोग क्या दर्शाते हैं, अभी बताया था आपको। जो भी इसके संयोग होंगे इंडिफरेंस कर्व के, जितने भी संयोग हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स में जितने भी संयोग मिल रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक्स गुड का, वाई गुड का, ये देखो यहाँ पे अलग है। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मान लीजिए बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, यानी कि ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ये 4 है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं ना। ये क्या पॉइंट दिखा रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं इसके। एक्स और वाई के क्या दिखा रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, वही पूछ रहा है वो। द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑन ए डिफरेंस कर्व सोर्स, ये क्या दिखाता है आपको कि इन सभी पॉइंटों से जो भी आपको उपयोगिता मिल रही है, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो समान सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑप्शन देखेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, अलग अलग सेटिस्फेक्शन एक ही बिंदु पर, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेम सेटिस्फेक्शन को दिखाता है वो, ठीक है, ये क्या दिखाता है, सेम सेटिस्फेक्शन को। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कैन बी मेजर्ड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। आप सभी को पता होगा डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किसने दी है आपको, लर्नर ने दिया है, ठीक है, लर्नर ने दिया है। लर्नर की क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, लर्नर जो भी लर्नर का था मोनोपोली पावर, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर मेजर करने के लिए उसको बताना है आपको, उसका सूत्र क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था। तो लर्नर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। लर्नर्स का फॉर्मूला था प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, ठीक है। ये क्या था उसका, मार्शल का मोनोपोली पावर को मेजर्स करने का, मोनोपोली पावर को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है, एक सूत्र है, ठीक है, जो लर्नर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, लर्नर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, आपके सामने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच फाइनेंशियल सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, ठीक है, भारत में किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन ए फ्री फाइनेंस सिस्टम, स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था, ऑप्शन ये गलत है। फेडरल फाइनेंस सिस्टम यानी कि संघीय वित्तीय व्यवस्था, ये आप सभी को पता होगा, फेडरल फाइनेंस सिस्टम। ये किसने दिया था, ये भी कमेंट करके बताएंगे कि फेडरल फाइनेंस सिस्टम का सबसे पहले किसने दिया था ये फेडरल फाइनेंस सिस्टम। ये एकदम सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी आपको बोला है यूनिटरी, यूनिटरी फाइनेंस सिस्टम, एकाकी वित्तीय व्यवस्था, ये भी गलत आंसर है आपका। लोकल फाइनेंस सिस्टम यानी कि स्थानीय वित्तीय व्यवस्था, ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया में जो पाई जाती है फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, वो कौन सा फाइनेंशियल सिस्टम पाया जाता है, वो पाया जाता है संघीय, ठीक है, वो यानी कि वो संघीय वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है आपकी, यानी कि फेडरल फाइनेंस सिस्टम आपका पाया जाता है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है दोस्तों, सर्च करिएगा कि फेडरल फाइनेंस सिस्टम, फेडरल फाइनेंस सिस्टम सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है, ये किसकी देन है, ठीक है, फेडरल फाइनेंस सिस्टम किसकी देन है, फेडरल फाइनेंस किसने दिया था, ठीक है, ये आपको
कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, यानी कि व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं। किस तरीके से करते हैं साख का निर्माण, ये बताना है आपको। आउट ऑफ नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, गलत। यानी कि साख का निर्माण तो करते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के बेसिस पे करते हैं, ये भी गलत। यानी कि सिक्योरिटीज के बेसिस पे नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पे करते हैं, जितनी भी आपकी कैश डिपॉजिट्स हुई हैं, जितनी भी आपकी कैश डिपॉजिट्स हुई हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, अपने जो भी क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ठीक है, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, यानी कि साख का नियंत्रण करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, सॉरी। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास, ऑन द बेसिस और देयर टोटल एसेट्स। अब क्या आपकी टोटल सब परिसंपत्ति के कारण पूरे संपत्ति के आधार पे कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑन द बेसिस और देयर कैश डिपॉजिट, यानी कि जितनी भी उसके कैश डिपॉजिट्स होंगे, जितनी भी उसकी नगद जमाएं होंगी, दोस्तों जितनी भी उनकी नगद जमाएं होती हैं कॉमर्शियल बैंक की, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक की जितनी भी कैश डिपॉजिट होता है, जितनी भी नगद जमा होती है, उसके अनुसार ही भी क्या करते हैं, अपने क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ठीक है, अपने साख का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, सॉरी, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स बार। एक्स बार का मतलब अभी बताया था कि आपको एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा है। किसी भी एक डाटा है मान लीजिए, उसका मीन दे दिया आपको, मीन दिया है। ये क्या दिया है, एक्स, जो भी एक्स समीशन एक्स दे रखा है। समीशन एक्स का मतलब है जितने भी एक्स वहां पे जिस एक्स आई थे ना हमारे पास, जितनी भी संख्याएं थी, एक दो तीन चार, जितने भी मान लीजिए जितनी भी हैं, उन सभी को उन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर रखा है। ठीक है, इन सभी का समीशन क्या होता है आपका, एक्स, समीशन एक्स होता है, समीशन एक्स होता है। ठीक है, इसको सिग्मा एक्स भी बोलते हैं या समीशन एक्स भी बोलते हैं, यानी कि इसका क्या है, हमने समीशन किया है। ठीक है, इसका क्या है, सम किया है, सम। एक है सम ऑफ एक्स, ये क्या आपके पास, सम ऑफ एक्स। ठीक है, और ये क्या दे रखा है आपको, जो भी सम, जो भी हमारे एक्स थे उनका स्क्वायर करके सम कर दिया है। उनका क्या किया है, पहले स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ सम, फिर क्या कर दिया, उसे सम कर दिया है। ठीक है, पहले एक्स का स्क्वायर किया था, फिर उसको सम कर दिया है। जितने भी आपके एक्स थे ये, ठीक है, जितनी भी संख्याएं थी आपके पास, उनका स्क्वायर किया है, उनको फिर बाद में जोड़ दिया है, तो उसी को बोलते हैं हम समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डाटा को समझ गए होंगे आप सभी कि डाटा क्या दिया गया है आपको। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा। मीन कैसे निकालते हैं हम, यानी कि एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं दोस्तों हम समीशन, समीशन एक्स अपॉन एन। एन क्या होती है, आपकी संख्या होती है। ठीक है, जितने भी आपके नंबर थे, ठीक है, जितने भी आपके नंबर थे उनकी संख्याएं होंगी। ठीक है, जितने भी नंबर थे, जैसे मान लीजिए 10 नंबर थे आपके, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। ठीक है, ये क्या है, आपकी 10 संख्याएं हैं। ठीक है, आपकी 10 संख्याएं, तो इसका एन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इसका एन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, वही एन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये एन का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होंगी नंबर्स की। ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रहा है, एक्स बार दिया है और समीशन, सॉरी समीशन एक्स दिया है। ठीक है, तो हम एन निकाल देंगे इससे। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे, हम एन निकाल लेंगे। एन निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एक्स बार का मतलब क्या है, 6 इक्वल्स टू, एक्स बार का मतलब क्या था, 60 अपॉन एन। ठीक है, ये एन को हम यहाँ ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे, और एन 6 को ले आएंगे हम बट्टे में। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 60/6। ठीक है, तो एन बराबर निकलेगा हमारा 10। ठीक है, एन क्या निकल गया आपके पास, 10। एन आ गया आपके पास 10। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एन निकल गया हमारा, एन हमें पता चल गया 10 है हमारे पास एन।
ठीक है। जब हमें n पता चल गया है तो अब हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, हम सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, रूट, अंडर रूट के अंदर देखना है हमें, अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले को क्या करना है, अपने याद रखना है, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके लेक्चरर के एग्जाम में, खासतौर पर लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेक्चरर और यूजीसी नेट, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, लेक्चरर और यूजीसी नेट में, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम जितने भी हमें सारी चीज़ें पता है उनको पुट करेंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है एंड हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखो समीशन एक्स स्क्वायर दे रखा है, वो कितना है, 1000 है। आपके पास कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000, 1000 है, अंडर रूट के अंदर है ये, 1000 है। एन क्या है आपके पास, 10 अभी निकाला था आपने। ठीक है, माइनस एक्स बार अभी निकाला है ये आपको दिया गया है। ठीक है, सॉरी, ये समीशन एक्स आपको दिया गया है। समीशन एक्स कितना है आपके पास, 60 है। समीशन एक्स कितना है, 60 है, डिवाइड बाई एन कितना है आपके पास, 10 है। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। 10 से अगर 60 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 10 छक्का 60। ठीक है, आपको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे देखेंगे, एक जीरो से हमने एक जीरो को कट कर दिया। ठीक है, सीधे सीधे सिंपल कैलकुलेशन है, एक जीरो से एक जीरो को कट कर लिया हमने। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला, देखो। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकला हमारा, यहाँ पे 100, यहाँ बचा आगे 100 बचा है। देखो एक जीरो से एक जीरो कटा है तो 100 बचा है। 100 माइनस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 100 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 क्या होता है, 100 लिखा हमने अंडर रूट के अंदर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों 6 गुणा 6। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या की 2 बार गुणा। अगर यहाँ पे 2 है तो उसकी 2 बार गुणा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये होता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हम 6 जा कितना होता है आपके, 36 होता है। तो 36, ये क्या आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। तो 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ठीक है, क्या आ जाएगा, 64। तो आप सभी को पता होगा 64 का जो अंडर रूट होता है, ठीक है, जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया दोस्तों आपका 8। ठीक है, वही निकालना था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है ऑप्शन में, 4 6 8, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन्फ्लेशन इज प्रॉफिटेबल फॉर, यानी कि मुद्रास्फीति लाभदायक है। मुद्रास्फीति लाभदायक है, ये किसके लिए लाभदायक होती है, ये होती है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए लाभदायक होती है, सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए, यानी कि उत्पादक के लिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन से आपको कोई कुछ भी लाभ होता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन मिले, आप सभी को नोटिफिकेशन मिले जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। अगर आपको इस जो आपकी एमसीक्यू क्लास थी, जितनी भी एमसीक्यू क्लास है, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, उसको क्लिक करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ वहाँ से नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आपको हर एक जो भी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसकी पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े और लोगों तक इसकी हेल्प मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आ पाऊँ और अच्छे से आपकी लेक्चरर की तैयारी अच्छे से करवा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि लेक्चरर का एग्जाम आपका आ चुका है 31 से। अभी फॉर्म भर लीजिएगा कि 30 दिसंबर से, यानी कि आज से, आज 31 दिसंबर है 2025। इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। लेक्चरर के फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा मौका बिल्कुल मत गवाइएगा क्योंकि ये बहुत सालों बाद आपके पास और मौका आया है, ठीक है। लेक्चरर का मौका बहुत सालों बाद आया है। तो इस जॉब को लेना, आपको ये जॉब लेनी है तो आपको क्या करना है, इस जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं फ्री में, उनको क्या करना है, आपको देखना है, उनसे टॉपिक को समझना है और टॉपिक को नोट करना है, ठीक है। आपको नोट्स भी बनाने हैं इसके, ठीक है दोस्तों। इसके नोट्स भी बनाने हैं, तभी आप क्या कर सकेंगे, इस जॉब को हासिल कर सकेंगे, इस जॉब को पा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू फिर। आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब जो वीडियो आएगी वो नव वर्ष पे ही आएगी, ठीक है, न्यू ईयर पे आएगी। तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, ये मैं कामना करता हूँ। और आप सभी इस जॉब को लो, लेक्चरर की जॉब को लो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लो, और एक ना एक जॉब को लीजिए, जो भी जितनी भी जॉब आ रही है, क्योंकि आपकी एमपी की भी जॉब आ चुकी है, ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ चुका है आपके पास। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी मैं देख रहा था कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपका 27 मार्च से, 27 मार्च से, आई थिंक 27 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी उसकी। और यूके पीएससी यूके पीएससी लेक्चरर यूके पीएससी लेक्चरर की आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, 31 दिसंबर से ही, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ये चैनल को, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।